हाय गाइस, हाउ आर यू। जय जल का पेपर हो चुका है एंड बहुत अच्छा पेपर बना है इस बार। जिसने हमारे ये नोट्स जो है अमृतवाणी के, अगर इसको पूरा ढंग से कर लिया है तो आई डोंट थिंक सो कि एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ आपके सिलेबस हो या आउट ऑफ अमृतवाणी हो। बहुत अच्छा पेपर बना है आईसीएसआई ने और बहुत सिंपल पेपर रखा है इस बार आईसीएसआई ने। तो हम डिस्कस करते हैं, काफी शॉर्ट में हम सारे आंसर्स एक बार डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। तो आर्टिकल 23 एंड 24 ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, मैं हर बार एग्जांपल देता हूं क्लास में भी, वही आपको आर्टिकल 23 एंड 24 लिखना है, फोर्स लेबर और आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला। इट्स ऑल अबाउट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ओनली। सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा आपका कैल्सन थ्योरी ऑफ द लॉ। तो हमने सोर्सेस ऑफ लॉ के अंदर थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो उसमें से कैल्सन के आपको 4 पॉइंट लिखने, उठा के कुछ भी नहीं करना। रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन क्लॉज इन स्टैट्यूज। तो आपको पता है इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती है। हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के अंदर पढ़ा है ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपके अमृतवाणी में क्लियरली दे रखा है, इसको आप कर सकते हैं। इसको डिस्कवर द लाइबिलिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। ये टॉट के अंदर विकैरियस लाइबिलिटी के अंदर मास्टर एंड सर्वेंट के इंसिडेंसेस हैं, हमने इसमें केस स्टडीज तक कर रखी है। आपसे तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो आपको यहाँ पे लिखना था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाता हूं मैं, तो सिविल प्रोसीजर कोड में आपसे पूछा गया है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को कैसे रोका जाता है। तो सब जुडाइज हमने बताया, अगर एक कोर्ट में पेंडिंग चला तो दूसरे कोर्ट में नहीं जाता है, और अगर एक कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो दूसरी बार नहीं जाएगा। जुडी का टाइम में हमने देखा, तो आपका आंसर वहां से बनेगा यहाँ पे। पार्लियामेंट में पास मेनी लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड सोशल वेलफेयर एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। बेसिकली आपसे यहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो ये कॉन्सेप्ट वही है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। मैंने आपको क्लास में बताया था, जब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं हम लोग, तो दैट इज बिकम्स एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो वही आंसर आपका यहाँ पे जाना है। रूल अगेंस्ट द बायस, अगर आपको ध्यान हो तो हमने रूल अगेंस्ट बायर में बहुत मस्ती भी करी थी क्लास में। क्या था कॉन्सेप्ट? खुद के केस में कोई इंसान जज नहीं हो सकता, और उसके नाम पिक्यूनरी बायस, पर्सनल बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दी, तीनों के स्टोरी भी बताई थी, तो वही एग्जांपल आपको यहाँ पे भी लिखने थे और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। प्रोक्लेमेशन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर सीआरपीसी पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो अगेन बेटा ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट आपके अमृतवाणी में प्रोक्लेमेशन को लेकर प्रोविजंस दे रखे हैं और अटैचमेंट को लेकर भी दे रखे हैं। आपकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर लिया है 30 डेज के अंदर अंदर, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 2A देखते हैं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, डैमनम सिन इंजीरिया, इंजीरिया सिन डैमनम, तो इसको एक्सप्लेन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी क्या होती है आईपीसी में, उसके पनिशमेंट। मैंने अभी मैराथन में, एफटीआर में बहुत बार बताया था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी इंपॉर्टेंट रहता है, और उसके पनिशमेंट्स के लिए एक डायग्राम बना हुआ है हमारे अमृतवाणी के अंदर कि अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कमिट कर देते हैं तो किस तरह का ऑफेंसेस है, किस तरह का आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी क्या होता है और उसका पनिशमेंट क्या था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे भी। अगला कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स इंप्रिजनमेंट क्या होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था ना फॉल्स इंप्रिजनमेंट क्या होता है टॉट के अंदर, कि अगर आप अपने घर से बाहर निकले तो मैं आपको भून के रख दूंगा। मैं जनरली एग्जांपल देता था, आपको आपके घर के अंदर ही कैद करके रख दिया, तो दैट इज द पॉइंट बेटा। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनेक्टमेंट्स ऑफ द सेक्शन 26 ऑफ जीसीए। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर सेक्शन 26 जीसीए कौन सा था। बेटा सेक्शन 26 अगर आपका जीसीए का आपको नहीं समझ में आ रहा, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कवर करते हैं, दैट इज डबल जियोपार्डी। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे डबल जियोपार्डी पे ही क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ भी नहीं पूछा गया था। आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के दिया इन्होंने, आपका आंसर डबल जियोपार्डी है यहाँ पे। सेक्शन अब क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं, ए की तरफ। टेम्परेरी इंजेक्शन और 3 फैक्टर्स, बिल्कुल टेम्परेरी इंजेक्शन क्या होता है ये हमें समझाना है। फिर हमें समझाना है कि इसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस वाला फैक्टर भी ध्यान रखा जाता है, इररिपेयरेबल लॉस। भैया कोर्ट इंजेक्शन देने से पहले ये सारी बातें ध्यान रखती है कि कन्वीनियंस बनी रहे, इररिपेयरेबल लॉस ना हो जाए, तो इसीलिए टेम्परेरी इंजेक्शन इशू करती है। तो ये चीजों को थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस से आंसर को एक्सपेंड करके लिखना था। A is accused of the murder of B by beating him। बेटा ये आपके बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्टली इस एरिया दोनों रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट समझाना है आपको, यहाँ पे ये एग्जांपल भी दे रखा है आपके। फिर ये पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये क्वेश्चन ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड एरिया में से आया है, कभी भी डायरेक्ट ईयर्स नहीं पूछे जाते हैं, पर इस बार इन्होंने पूछ लिए हैं। तो मैक्सिमम आपका था 30 ईयर्स मॉर्गेज के केसेस में, और मिनिमम आपका 10 डेज रहता है आपका समरी प्रोसीजर के केसेस के अंदर बेटा। नेक्स्ट है एडीआर इज एन अल्टरनेटिव टू द कोर्ट सिस्टम। बिल्कुल सर, आपको एडीआर की थोड़ा सा यहाँ पे समझाना था। एडीआर क्या होता है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल कोर्ट का अल्टरनेट करता है, लेस लॉरिंग करता है बेटा। हम लोगों को फालतू कोर्ट के प्रोसीजर्स और लॉयर्स के प्रोसीजर्स में उलझने की जरूरत नहीं होती है। एक आर्बिट्रेटर आता है, वो हमारा डिसीजन दे देता है। तो थोड़ा सा आपको इस पे कमेंट करना था। ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन एक्ट का जब पहला पेज खोलेंगे तो ऑब्जेक्ट लिखे हुए बेटा वहां पे 3 क्या था सर आपको ध्यान है? मैंने अभी भी बताया था, आपके एफटीआर में भी बताया था, और मैंने मैराथन में भी बताया था कि सर वर्ल्ड को मालूम पड़ जाना चाहिए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने ट्रांजेक्शन को रजिस्टर करा लिया है, सर फ्रॉड नहीं हो सकता उससे सर, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव था आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट का।
नाउ सर एनसीईआरटी का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है सर। एनसीईआरटी में मैंने आपको बिल्कुल नोट्स में लिखवाया था कौन लोग होते हैं, उनका टर्म, टेक्निकल मेंबर, जुडिशियल मेंबर, उनका टेन्योर कितना आता है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहती है, हमने सब कुछ लिखा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, तो ये मैंने मार्क करवाया था कि वोडाफोन और एयरटेल वाले जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं इनकी क्या लाइबिलिटीज होती है, तो डायरेक्ट पैराग्राफ में ये रखा है, इनको कंपनसेट करना रहेगा अगर ये लोग इनकी वजह से कुछ इशू होता है तो बेटा। सेक्शन 3 स्टैंप एक्ट में क्या क्या आपके स्टैंप ड्यूटी लगती है, एफिडेविट्स पे लगती है बेटा आपके। फिर हमने उसके अंदर सेक्शन 3 के अंदर पूरी टेबल बनी हुई है, अगर स्टैंप आपका इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है तो क्या सिनेरियो रहेंगे, आउटसाइड इंडिया हुआ है तो क्या सिनेरियो रहेंगे, तो ये भी आपको क्लिक करना था, इसको भी आपको वहाँ पे लिखना था। सिंपल सा ये क्वेश्चन भी, मतलब हल्का सा माइंड अगर आपका क्लिक करता तो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाता। 5th ए आपसे पूछता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस एंड कंडीशंस, तो बिल्कुल हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट करता है, रिकमेंडेड कौन करता है इनको, यूनियन कैबिनेट, ये सब इनको रिकमेंड करते, फिर इनकी कुछ क्वालिफिकेशंस थी, इनकी कुछ पावर्स थी, वो आपको लिखनी थी बेटा। सेकंड आपसे कुछ नहीं पूछा हुआ, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया 5th बी के अंदर, इन्होंने थोड़ा घुमा के पूछ लिया, ऑल कस्टम्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड सोर्स ऑफ लॉ नॉर कैन ऑल कस्टम्स बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द लॉ। बेसिकली आपसे ये वैलिड कस्टम्स के पॉइंट पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी था, पिछली बार डायरेक्ट पूछ लेता, इस बार घुमा के पूछ लिया है। तो वैलिड कस्टम क्या होता है, हमको ध्यान है एंटीक्विटी होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, हमने पढ़ा था कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए, तो पूरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां से उठा के दिया तो आप लिख सकते हैं। फिर मैं 6th में आगे बढ़ता हूं, आपके दोनों ने यहां पे क्या पूछा आपसे, आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजंस बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है सर, बिल्कुल जॉब में नहीं मिलती, मैंने बताया था कि हर चीज का सर्टेन एक्सेप्शन है, रीजनेबल आपके कंसिडरेशंस थे, एसटी एससी बैकग्राउंड बैकवर्ड क्लासेस डोमिसाइल क्लासेस वालों को थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे भी लिखना था। सर ए इज अ वेयर हाउस कीपर ऑफ अ जेड, बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आईपीसी में, एग्जांपल लिखा हुआ आपके अमृतवाणी में, वहीं से उठा के इन्होंने पूछ लिया। बेसिकली इट्स अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्वेश्चन है ये, तो आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था बेटा। नेक्स्ट पूछा गया सर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो क्या होता है, कब नहीं लगता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये लिखना था आपको। ऑस्टिन थ्योरी सिंपल सी कमांड थ्योरी जो होती है लॉ की, वी कमांड वाला कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको पूरा बताया था, आपको यहाँ पे ये लिखना था सिंपल तरीके से। हमने ऑस्टिन थ्योरी को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, उसको वहीं से उठा के आपको यहाँ लिखना था। डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनर द्वारा, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको उसमें टेक्निकल आंसर्स बताऊं, है ही नहीं टेक्निकल आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, आपके अमृतवाणी दे रखा है, वहां से उठा के आपको लिख देना है। पेपर वाज सो इजी, एवरीवन कैन स्कोर 60+ मार्क्स इन दिस पेपर, और हमारे जो ये नोट्स हैं ये बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने इस बार। एग्जैक्टली पेपर मुझे लगता है आईसीएसआई ने अमृतवाणी को देख के ही बना दिया है पेपर आपका। 6th एक्सटर्नल एड्स क्या होती है, कोई भी 2 एड्स आप एक्सप्लेन कर दो तो बहुत बेटा सिंपल है। आपने हमने इतनी सारी एड्स पढ़ी है बेटा, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स पढ़ी है, फॉरेन डिसीजंस पढ़े, आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते थे उसमें से। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बेटा प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाला है पॉइंट है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस करा है, एक एडवोकेट वाला, मैंने एग्जाम्पल कंपनी सेक्रेटरी पे लेके दिया था, इवन मैंने एक सेकंड एग्जाम्पल एडवोकेट पे लेके दिया था, तो वो भी आप कर सकते हैं सॉल्व बेटा। सेक्शन 144 बेटा सीआरपीसी का ये बोलता है बेटा इशू ऑर्डर अगेंस्ट अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। हमने इसकी केस स्टडीज भी करी है क्लासेस के अंदर। एप्रीहेंडेड डेंजर आपको ध्यान हो तो मैंने क्वेश्चन दिया था कि एक पुराना बिल्डिंग थी, वो गिरने की हालत में थी, तो क्या करेगा, एक मंदिर का रास्ता तो सकड़ा था, तो न्यूसेंस क्रिएट हो सकती थी, तो वहां पे क्या पावर्स होती है, तो वो बिल्कुल मैजिस्ट्रेट जो है अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, ये आपको लिखना था यहाँ पे। प्लेस ऑफ सुइंग के तो बेटा कितनी बार हम करेंगे डिस्कस प्लेस ऑफ सुइंग सर, जहां पे डिफेंडेंट डिसाइड करता है, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। फिर वो शिमला वाला केस भी था, तो वो आपने तीन सिनेरियोज हमने देखे थे, तो वो तीनों सिनेरियोज को आपको यहाँ पे लिखना था। तो ओवरऑल द पेपर वाज सो इजी, मुझे लगता है कि एवरीवन कैन स्कोर 60+ मार्क्स। एंड अमृतवाणी जिसने एक बार भी अगर करी है, हम लोगों ने बेटा नॉर्मल कोर्स में इसको करा है, हमने इसको एफटीआर में करा है, हमने इसको आपके मैराथन बैचेस में करा है, इतनी बार रिवीजन हुआ इन चैप्टर्स का, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका पेपर खराब हो सकता है। आई थिंक बहुत अच्छा पेपर करा है आप लोगों ने, और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिमेनिंग पेपर्स। ओके बाय, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय।